हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देखते हैं कि फॉर लूप जो है किस तरीके से काम करता है और साथ ही साथ हम एक एग्जांपल भी लेंगे फॉर लूप के लिए, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि फॉर लूप जो है वो कैसे काम करता है। तो हम एक प्रोग्राम का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया टेबल को प्रिंट करने के लिए, तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं टेबल को प्रिंट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोग्राम टू प्रिंट table of any given number by using for loop। सेम प्रोग्राम को हम वाइल लूप से भी बना सकते हैं, सेम प्रोग्राम को हम डू वाइल लूप से भी बना सकते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हमें क्लास कीवर्ड यूज़ करना होता है, यानी कि हमें एक क्लास बनानी होती है जावा में। जब भी हम जावा प्रोग्राम बनाते हैं तो जावा में एटलीस्ट वन क्लास होती है जो कि वन मेन मेथड को कंटेन करती है। जावा के अंदर क्या होता है कि आप मल्टीपल क्लासेस भी बना सकते हैं। जब एक सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है जावा एप्लीकेशन के रूप में, या जावा में जब हम एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो हम बहुत सारी क्लासेस भी बनाते हैं, लेकिन एक क्लास ऐसी रहती है जो मेन मेथड को कंटेन करती है। क्योंकि आप बिगनर्स हैं तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के देखने हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सारे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो फिर आप कई सारी और क्लासेस जो हैं उनको साथ में क्रिएट कर सकते हो, जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे इन फ्यूचर। तो अभी हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है, एक क्लास क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हमने क्लास कीवर्ड ले लिया। अब हम क्लास का नाम ले लेते हैं। तो क्लास के नेम जो भी आप लो वो मीनिंगफुल होने चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं प्रिंट टेबल, तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल भी लगेगा और मीनिंगफुल भी होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस दोनों ले लेंगे। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, मेन मेथड जो है उसका सिंटेक्स लिखना है। तो एज़ यूजुअल मेन मेथड्स का हम सिंटेक्स लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। मेन मेथड जो होती है, अगर आप उसके बारे में समझना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, यानी कि मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि मेन मेथड जो है उसके हमने एक एक कीवर्ड के बारे में डिस्कस किया है, और ओवरऑल हमने मेन मेथड के बारे में डिस्कस किया है कि ये जो कीवर्ड है, जो इनके कीवर्ड्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, और मेन मेथड का जो सिंटेक्स होता है वो किस तरीके से काम करता है, और उस हर एक वर्ड का क्या क्या मीनिंग होता है, तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि फॉर लूप सीखना है कि फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम किसी भी टेबल को प्रिंट करने जा रहे हैं किसी नंबर के लिए, तो पहले हम हार्ड कोडेड वैल्यूज़ ले लेते हैं। उसके बाद में हम स्कैनर से भी इनपुट ले सकते हैं यूज़र से, जैसे कि हमने थर्ड वीडियो में देखा है कि हम यूज़र से किस तरीके से इनपुट लेते हैं। तो जैसे हम बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा, जिससे हमें समझ में आ जाए, तो हम दो की टेबल यानी कि 2 की टेबल प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो हमने क्या किया कि n=2 ले लिया हमने यहाँ पे। n वेरिएबल नेम है, आप कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हो। वेरिएबल नेम कैन बी वेरी, इट डिपेंड्स ऑन द यूज़र व्हाट ही टेक्स। तो हमने यहाँ पे n ले लिया है। आप अल्फ़ाबेट से to z में से कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर लूप जो है वो यूज़ करना है। फॉर लूप यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है इनिशियलाइजेशन वेरिएबल की। इनिशियलाइजेशन वेरिएबल जो है वो हमारा हो गया आई की जगह हम कुछ और भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने इनिशियलाइजेशन वेरिएबल लिया है आई, जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज़ किया है। अब यहाँ पे हमने 0 से इनिशियलाइज़ क्यों नहीं किया है, क्योंकि आपको पता है कि 2 की टेबल में 2 1 जा 2 होता है। अगर हम 0 यहाँ पे ले लेंगे तो हम किसी भी नंबर को या किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आपको पता है कि 0 रिज़ल्ट मिलता है। इसलिए जो हमें फर्स्ट फैक्टर मिलेगा वो हमें 0 मिलेगा, इसलिए हम जो लूप है वो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम टेबल प्रिंट करेंगे तो हमें किस तरीके से टेबल प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिख लेते हैं कि हम देख लेते हैं कि अगर हमें टेबल प्रिंट करनी है तो हम कैसे करना है। तो अगर हम 2 की टेबल की बात करें तो इस तरीके से टेबल प्रिंट होती है, 2 1 जा 2, फिर उसके बाद क्या होता है 2 2 जा 4, फिर उसके बाद आता है 2 3 जा 6, फिर आता है 2 4 जा 8, फिर अगला स्टेप क्या होगा 2 5 जा 10, फिर अगला स्टेप क्या होगा 2 6 जा 12,
फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 7 जा 14। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, 2 8 जा 16। फिर अगला स्टेप क्या होगा, 2 9 जा 18। फिर लास्ट स्टेप क्या होगा आपका 2 की टेबल का, 2 10 जा 20। तो ये वाला जो आउटपुट है, ये आउटपुट हमें अचीव करना है, मतलब हमें ये 2 की टेबल जो है वो प्रिंट करनी है फॉर लूप की हेल्प से। तो अब आपको ये आउटपुट अचीव करने के लिए जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएं तो पहले आप देखें कि आपको क्या आउटपुट चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव जब आपको क्लियर होगा तो आप इजीली कोड कर सकते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। जो भी सिंटेक्स हैं उनको हेल्प से आप कोड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें 2 की टेबल प्रिंट करनी है। जब हम इस आउटपुट को देखें कि ये हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है, ये हम चाहते हैं, लेकिन इसमें हम देखें कि सबसे पहला जो हमारा डिजिट है 2, यानी कि जो हमारा नंबर है वो हमारा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो यानी कि हमारा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई एक वेरिएबल लेते हैं n, तो n हमारा जो नंबर है वो हो जाएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा उस नंबर को। तो जैसे कि 2 की जगह 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और n भी हो सकता है। n मतलब कोई भी एक नंबर जो है जिसकी टेबल आप प्रिंट करना चाह रहे हो। उसके बाद आप देखो कि यही प्रोग्राम जो है आप बिना अगर लूप के यूज़ करते तो आपको क्या करना पड़ता, आपको 10 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट्स, यानी कि आपको प्रिंट एलन 10 प्रिंट एलन स्टेटमेंट्स देने पड़ते। 10 प्रिंट एलन स्टेटमेंट्स आप देते तो आपके प्रोग्राम का साइज़ जो है वो बढ़ जाता बहुत ज़्यादा, इसीलिए लाइंस ऑफ कोड भी ज़्यादा हो जाते। जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग हम देखें तो लाइंस ऑफ कोड जो है वो कम होने चाहिए। तो यहाँ पे कोई टास्क को अगर बार बार परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए हम लूपिंग यूज़ करते हैं। लूप कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा ये हमें देना होता है, और हमें ये भी बताना होता है कि उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर हम इसी आउटपुट की बात करें तो आप यहाँ पे देखो कि इंक्रीमेंट हमारा हो रहा है। यहाँ पे इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है कि हम देखें इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है कि यहाँ पे पहले आ रहा है 1, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 4, यानी कि हर बार एक डिजिट में +1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंक्रीमेंट हमें मिल गया +1, यहाँ पे कोई भी डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इंक्रीमेंट लेंगे। हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों चीज़ें ले सकते हैं। तो जब भी हम फॉर लूप यूज़ करेंगे तो सबसे पहले तो उसमें आएगा इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, जहाँ से हमें लूप को स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद आएगी कंडीशन। कंडीशन ये बताती है कि जो लूप है वो कहाँ तक चलेगा, क्योंकि आपको लूप का एंड भी बताना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज़ आपका लूप जो है वो इन्फिनिटी में चला जाएगा और इन्फिनाइट हो जाएगा। इसका मतलब आपका लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, आपका प्रोग्राम एंड ही नहीं होगा। तो उस तरह के प्रोग्राम्स के केसेस भी होते हैं जो हमें रेयरली यूज़ करने होते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में हमें लूप जो है उसकी लिमिट बतानी होती है। तो यहाँ पे आपका जो लूप है, लूपिंग वेरिएबल जो है उसको आप इनिशियलाइज़ किससे करेंगे, 1 से। तो यहाँ पर हम 1 से इनिशियलाइज़ करेंगे और जो हमारी लास्ट कंडीशन होगी वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होगी, 10। तो आई की वैल्यू जो 1 2 3 जो है हमारे, ये जो हमारा लूपिंग वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसके लिए ले लेंगे आई। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इक्वल्स टू लगाना है। अब n इंटू आई जब हम करेंगे तो जो n इंटू आई का रिज़ल्ट होगा वो हमें मिलेगा यहाँ पे। तो लेट्स से कि हमें x मिल रहा है यहाँ पे, तो हम n इंटू आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो अगर हम देखें इसको हम हटा दें तो हमारे पास बच रहा है n इंटू आई। तो n क्या हो गया, आपका नंबर हो गया जिसकी टेबल आपको प्रिंट करनी है। i क्या हो गया, आपका लूपिंग वेरिएबल हो गया। तो आपका जो लूपिंग वेरिएबल है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे i इज़ इक्वल्स टू क्या देना है, 1 देना है। फिर ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका पार्ट आता है कंडीशन चेक वाला। कंडीशन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको लिमिट देनी है कि लूप कहाँ तक चलेगा। तो आपका जो लूप है वो कहाँ तक चल रहा है इस डिज़ायर्ड आउटपुट के हिसाब से, लास्ट फैक्टर जो है उसमें हमें 10 की वैल्यू चाहिए, 10 मल्टीप्लाइज में चाहिए हमें, तो हमने ले लिया 10। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है या जो भी हम टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं उसमें हर बार एक +1 हो रहा है। तो +1 हो रहा है इसका मतलब ये है कि हमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंक्रीमेंट अगर हो रहा है वहाँ पे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो लूपिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो आपका फॉर लूप होता है वो 3 टास्क को परफॉर्म करता है। सबसे पहले वो इनिशियलाइजेशन करता है, फिर हमें कंडीशन देनी होती है और फिर उसके बाद में हमें इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म करना होता है। तो देयर आर 3 ऑपरेशंस इंक्लूडेड इन द
फॉर लूप सिंटेक्स। अब जो लूपिंग वेरिएबल है उसको आप दोनों तरीके से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। आप फॉर लूप को स्टेटमेंट देते टाइम भी उसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो उसको आप वेरिएबल डिक्लेरेशन वाले पार्ट में भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। अब हमें क्या करना है, अब जो हम 10 स्टेटमेंट्स बार बार लिखते अगर, तो उस 10 स्टेटमेंट को लिखने में हमारा बहुत सारा जो लाइन्स ऑफ कोड है वो लगता, हमारा टाइम वेस्ट होता, तो ना तो कॉस्ट अच्छी रहती, ना ही हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती, टाइम भी वेस्ट हो जाता। तो इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत होती है। बाकी के जो लूप है हमारा 10 बार चलेगा, और 10 बार चलने के बाद क्या होगा, जो हमारी वैल्यू है वो प्रिंट होने लगेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जो n इंटू आई हमने नीचे लिया है यहाँ पे n इंटू आई, ये इतना सा हमारा लॉजिक है जो हमें यहाँ पे देना है। इस लॉजिक की हेल्प से आप प्रोग्राम को प्रिंट कर सकते हो और लूप को भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगाया और उसके बाद आपने लिखा n इंटू आई। इसके बाद आपको क्या करना है, n इंटू आई लिखने के बाद एट द लास्ट आपको प्रोग्राम जो है उसको क्लोज़ कर देना है। लास्ट में आपको क्या करना है, प्रोग्राम जो है उसको क्लोज़ कर देना है, या आप ये कह सकते हो कि आपको सेमी कॉलन से जो प्रिंटलन स्टेटमेंट है उसको टर्मिनेट कर देना है। अब ये जो प्रोग्राम है हमारा, हम क्या करते हैं, हम इस प्रोग्राम में से जो भी डिज़ायर्ड आउटपुट हमने लिखा है समझने के लिए उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको रन करेंगे तो ये रन नहीं होगा। अब हम इसको रन करते हैं, ये प्रोग्राम हमारा बन गया है, और देखते हैं कि हमारा आउटपुट जो है क्या आता है। अब देखिए 2 की टेबल जो है वो प्रिंट हो गई है। तो ये जो 2 की टेबल आपने ली है, ये जो है आपके 2 की वैल्यू वो हार्ड कोडेड वैल्यू, जिस तरीके से आप कई सारी जो कोई भी नंबर जो है उसकी टेबल प्रिंट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप यूज़र से स्कैनर जो जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो उस हिसाब से हम किसी भी नंबर की टेबल जो है उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा स्कैनर क्लास को। तो हम इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट यूटिल पैकेज को, एंड डॉट हम यहाँ पे लगाएंगे स्कैनर। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट देंगे यूज़र को, प्रॉम्प्ट करेंगे कि यूज़र जो है, हम यूज़र को प्रॉम्प्ट करेंगे कि यूज़र को नंबर एंटर करना है। क्योंकि अगर आप प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट नहीं देते हो तो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि उसको क्या परफॉर्म करना है। तो यू हैव टू गिव अ प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट और सम काइंड ऑफ मैसेज टू द यूज़र दैट व्हाट हैज़ टू बी डन। एंड देन इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लिया। आपको एक वेरिएबल की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं उसे कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना है। तो यहाँ पे आपने लिखा n इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू को आप कहाँ से ले रहे हैं, उसकी वैल्यू को आप लेंगे जो SC क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू लेंगे। लेकिन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा स्कैनर SC इज़ इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। जैसे प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये चीज़ लिखी हुई थी, सेम सिंटेक्स हमें लिखना है, और हमें उसमें सिस्टम क्लास का इन ऑब्जेक्ट जो है स्टैटिक मेंबर उसको पास करना है। इसके बाद हमने लिखा यहाँ पे स्टैटिक, हम स्कैनर क्लास की जो नेक्स्ट इंट मेथड है वो नेक्स्ट इंट मेथड को हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इंट मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब इस प्रोग्राम में आप कोई भी नंबर की टेबल को ईज़िली प्रिंट कर सकते हैं। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि रन हो रहा है या कुछ एरर थ्रो कर रहा है। तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। लेकिन चूंकि आपने प्रिंट एलन स्टेटमेंट यूज़ किया है, इसलिए एक लाइन प्रिंट करने के बाद अगला कर्सर जो है वो आपके नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। तो आप क्या करो, यहाँ पे प्रिंट एलन की जगह इसकी जो सिस्टर मेथड है प्रिंट मेथड, उसको आप एक्सेस कर लो एंड आप उसको रन कर दो। जैसे आप रन करोगे तो आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, वो जस्ट आपके प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट के जस्ट बाद आएगा। तो अब हमारा स्टेटमेंट क्या मिल रहा है, एंटर अ नंबर। यहाँ पे हम कोई भी नंबर एंटर कर दें। लेट से हमने 9 एंटर किया। 9 एंटर करने के बाद हमने जैसे ही एंटर की प्रेस की, 9 की टेबल प्रिंट हो गई। तो आप चेक कर सकते हो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, और इस तरीके से 9 10 जा 90। तो आप कोई भी जो टेबल है उसको इजीली प्रिंट कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आपने यहाँ पे कुछ और दे दिया, 12 दे दिया, एंड देन आपने एंटर की प्रेस की, तो 12 की टेबल जो है वो प्रिंट होके आ जाएगी।
फिर अगर आप चाहो तो और बड़े नंबर की टेबल भी प्रिंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको 123 की टेबल प्रिंट करनी है, देन आप 123 की टेबल जो है उसको भी प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो हम टेबल्स हैं उनको प्रिंट कर सकते हैं। अगेन हम देख लेते हैं, जैसे हमें 4 की टेबल प्रिंट करनी है तो हम 4 की टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें टेबल प्रिंट करनी है, ऑनलाइन कंपाइलर जब हम यूज़ करते हैं तो हमें प्रिंट करने के लिए, जैसे हमने 123 प्रेस किया, उसके बाद हमें एंटर की प्रेस करनी होगी। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो 123 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। लेकिन 123 की टेबल का यूज़ नहीं होता है, इतना मीनिंगफुल नहीं है। अब जैसे हमें 16 की टेबल प्रिंट करनी है तो हम 16 की टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं ईजिली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 16 देने के बाद एंटर करना पड़ेगा। अगर आप एंटर नहीं करोगे तो आपका जो आउटपुट है वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो एंटर करने के बाद आपका आउटपुट आ गया, 16 से 160 तक की टेबल प्रिंट हो गई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और आपका वैल्यूएबल फीडबैक भी आप दे सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।